हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन के बारे में देखेंगे। हमने कल के लेक्चर में डिफरेंट पाथवेज ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, डी नोवा सिंथेसिस ऑफ एडवेंटिशियस बड ब्रेक और एनहांस्ड एक्सिलरी बड ब्रेकिंग। अब हम उसमें आगे डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन के। माइक्रो प्रोपिगेशन के जो 5 स्टेप्स हैं इम्पोर्टेंट, जो कि हर पाथवे फॉलो करेगा। इसमें है सेलेक्शन ऑफ सूटेबल एक्सप्लांट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर, मल्टीप्लिकेशन, रूटिंग, हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन। ये सारे के सारे पाथवे, ऑल दिस पाथवेज विल बी फॉलोड बाय, ऑल दिस स्टेप्स विल बी फॉलोड बाय ऑल पाथवेज ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन। सारे पाथवे, सपोज कि हम जैसे बात करते हैं कैलस की, तो कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस भी अगर हमको करना है तो हमको पहले सूटेबल एक्सप्लांट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एसेप्टिक कल्चर उसका एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इनिशिएट करने पड़ेंगे कल्चर्स को, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि हमको माइक्रो प्रोपिगेशन करना है, मल्टीपल प्लांट्स बनाना ही हमारा उद्देश्य है, देन रूटिंग और फिर उसको तैयार करना है बाहर सॉइल में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एक्सप्लांट की। एक्सप्लांट हमको पता है, एक्सप्लांट इज़ एक्साइज पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का कोई सा भी काटा हुआ पार्ट वो एक्सप्लांट कहलाता है। तो ये एक्सप्लांट है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लांट। अब ट्री स्पीसीज में जुवेनाइल ब्रांचेस को हम यूज़ करते हैं एक्सप्लांट के रूप में, क्योंकि अगर मैच्योर ब्रांचेस ले ली गई हमने तो उसमें कंटेमिनेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और मैच्योर ब्रांचेस चेंज के लिए भी स्टबॉर्न होते हैं, चेंज नहीं करना पसंद करते हैं, तो उसमें से प्रोलिफरेशन होना मुश्किल होता है। तो कंटेमिनेशन फ्री करना, इजी करना है और एस्टेब्लिश करना है अगर कल्चर को, तो हम ट्री स्पीसीज़ की जुवेनाइल ब्रांचेस जनरली यूज़ करते हैं। और अगर हमारा पर्पस वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने का है तो हम यूज़ करते हैं मेरिस्टेम टिप को। मेरिस्टेम टिप यूज़ करते हुए हम वायरस फ्री प्लांट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम टिप ही वो पोर्शन है किसी प्लांट का जहाँ पर कि किसी भी तरह का वेस्कुलर कनेक्शन नहीं मिलता है, और वायरस हमें पता है वेस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू मूव करता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि मेरिस्टेम टिप इतना फास्ट मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है वहाँ पर सेल्स की कि वायरस उसके साथ साथ कॉप अप नहीं कर पाता है। तो हमारा डिपेंड करता है सूटेबल एक्सप्लांट जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सप्लांट हमारे पाथवे पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे हम फॉलो करना चाह रहे हैं। उस पाथवे के हिसाब से हम एक्सप्लांट को चूज़ करते हैं। और फिर एक्सप्लांट को चूज़ करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरे टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एसेप्टिक कल्चर बनाना, कल्चर दैट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब एसेप्टिक कल्चर हो जाते हैं, कल्चर्स में किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि अब ये कल्चर एस्टेब्लिश हो चुका है और इसमें इनिशिएट हो रहे हैं कल्चर्स। तो ये मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है जो सक्सेस को डिटरमाइन करती है टिश्यू कल्चर की, और इसमें चॉइस ऑफ एक्सप्लांट पाथवे ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन पर डिपेंड करेगा, और इसको हम बहुत सारे कीमो स्टेरिलेंट के थ्रू यूज़ करते हैं कि सूटेबल कीमो स्टेरिलेंट्स हम काम में लेते हैं, जिसमें TCDC फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। टी का मतलब है सिलेक्शन ऑफ द केमिकल, देन इफेक्टिव कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। हमको कीमो स्टेरिलेंट्स यूज़ करते हैं किसके लिए? हमको वो एक्सप्लांट जिसको हमने चूज़ किया है उसको कंटामिनेशन फ्री करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है, तो हम कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे। उन केमिकल्स में हम क्या करते हैं, या जो जैसे कि सपोज़ हमने कुछ कीमो स्टेरिलेंट्स यूज़ किए हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, मर्क्यूरी क्लोराइड है, ब्रोमीन वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, इनका जब हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि प्लांट मटेरियल जो हमने लिया है वो कैसा है।
टाइप ऑफ केमिकल तभी हम यूज़ कर पाते हैं कि अगर यंग है प्लांट मटेरियल तो हमको उसकी कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन कम रखना पड़ेगा। अगर प्लांट मटेरियल मैच्योर है तो केमिकल्स की कंसंट्रेशन और उसका ड्यूरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। जो भी कीमोस्टेरिलेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें ये कीमोस्टेरिलेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उससे जो एक्सप्लांट है वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। एक्सप्लांट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन और उसमें किसी भी टिश्यू को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होगा वो। तो हम सिलेक्शन करते हैं इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, उसकी रिक्वायर्ड ड्यूरेशन और फिर बाद में अगर रिक्वायर्ड होता है तो 2 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? एसेप्टिक कल्चर प्राप्त करने के लिए। और जब कल्चर एसेप्टिक हो जाता है तब हम उसको एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बार बार अगर उसी एक्सप्लांट से काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो सेट प्रोटोकॉल हम अप्लाई करेंगे उस पर। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हम उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि क्या कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन और कौन सा केमिकल लिया जाए जिससे कि प्लांट पूरी तरह से कंटेमिनेशन फ्री हो और साथ ही उस प्लांट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द शूट्स। हमने यहाँ दिखा रहे हैं ये शूट्स हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, शूट संख्या में बढ़ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि हम माइक्रो प्रोपेगेशन करना चाह रहे हैं। हम बहुत सारे प्लांट्स स्मॉल एरिया ऑफ कल्चर वेसल में बनाना चाह रहे हैं। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ कि हमने एमएस मीडियम यूज़ किया यहाँ पर, मुराशिक एंड स्कूप मीडियम, जो कि बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। देन फिर हम यूज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो पीजीआर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम यूज़ कर रहे हैं जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन्स हैं, सुक्रोज़ हम यूज़ करते हैं। सुक्रोज़ हम लेते हैं यहाँ पर, अगर भी लेते हैं तो 3% हम सुक्रोज़ लेते हैं, अगर यूज़ करते हैं 0.6%। तो इस तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह यूज़ करके और हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं शूट्स को जो कि पहले इनिशिएट हो चुके हैं कल्चर में। अब उनमें हम अलग अलग साइटोकाइनिन्स की कंसंट्रेशन को ट्राई करते हैं और बाद में जिसमें बेस्ट रिजल्ट आता है उसको अप्रूव करते हैं। तो साइटोकाइनिन्स में भी जनरली बीएपी काइनेटिन जो यूज़ किया जाता है उसमें भी बीएपी जो है साइटोकाइनिन वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। या कई बार हम साइटोकाइनिन को अकेले या कई बार ऑक्सिन के कॉम्बिनेशन के साथ में भी यूज़ करते हैं। और फिर जब कल्चर मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो हम उसको बार बार रिपीटेड उसका सब कल्चरिंग करते हैं। सब कल्चरिंग का मतलब होता है कि हम उसको फ्रेश मीडियम पर ट्रांसफ़र करते हैं। जब उसको फ्रेश मीडियम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि अगर बहुत समय तक उसी मीडियम पे प्लांट पड़ा रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो चुके होंगे, प्लस उस प्लांट से कुछ टॉक्सिक मटेरियल या कुछ ऐसे पदार्थ एक्सूड आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, सिक्रीट आउट होंगे, तो उससे वो प्लांट बाद में वहाँ पर ख़राब होने की संभावना होती है। तो हम उसको बार बार सब कल्चरिंग करते हुए मल्टीप्लिकेशन को प्रोलॉन्ग पीरियड तक जारी रख सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में हम ये कहें कि जो हमने 4 पाथवेज का नाम लिया था उसमें सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसा पाथवे है जिसमें मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पर? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, नो नीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसमें तो कल्चर में साथ में ही एम्ब्रियो बन गए हैं जिसमें बाइपोलर स्ट्रक्चर है। उस बाइपोलर स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर रूट और दूसरा अपने आप ही शूट बनाता है, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का एस्पेक्ट नहीं लगेगा। बाकी तीनों पाथवेज में शूट मल्टीप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। देन इम्पोर्टेंट चीज़ है रूटिंग। रूटिंग में भी तीनों पाथवे, कैलस, एनहेंस्ड एक्सिलरी बड और एडवेंटिशियस बड, इन तीनों को पाथवे से बनने वाले प्लांट्स जो शूट्स बने हैं वो अगर रूटेबल शूट्स हैं, मतलब अगर वो 3 से 4 सेंटीमीटर या 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे हो चुके हैं, तब हम उनको रूटिंग के लिए इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स है इनमें एक एक प्लांट्स को हमने अलग किया है और रूटिंग का मीडियम डाला है।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो कि सॉल्ट कंसंट्रेशन है, जो हमने फुल कंसंट्रेशन ली थी, यहाँ पर उस कंसंट्रेशन को 1/4 कर देते हैं, कंसंट्रेशन को हम कम कर देते हैं। और सुक्रोज को भी हम विड्रॉ कर देते हैं, विड्रॉ करते हैं सुक्रोज को कहाँ से, मीडियम के अंदर से। जनरली हम वाटर और अगर डालते हैं, कई बार न्यूट्रिएंट डालते हैं, कई बार न्यूट्रिएंट कम भी डालते हैं और कई बार नहीं भी डालते हैं। हमको अब क्या करना है, प्लांट को ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में लाना है जहाँ पर वो रूटिंग के लिए अपने आप को तैयार करे। तो हम सुक्रोज भी हमने ले लिया है, प्लांट स्ट्रेस में आ गया है और न्यूट्रिएंट्स भी हमने देने बंद कर दिए हैं, वो प्लांट अब रूटिंग करेगा। तो इन प्लांट्स में जब रूटिंग हो जाती है देन फिर हम उसको हार्डनिंग करवाते हैं। तो रूटिंग के लिए जनरली जो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं जिसमें रूटिंग होती है वो कैलस के साथ में रूटिंग होती है, कई बार उसमें कैलस होता है और जो आगे हार्डनिंग में दिक्कत पैदा करता है। तो इसके लिए कई बार हम सॉइल राइट में डायरेक्ट भी रूटिंग कर देते हैं और उसमें डायरेक्ट जो रूटिंग होती है वो प्लांट्स की सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। और कई बार हम पल्स ट्रीटमेंट देते हैं किसका, रूटिंग हार्मोन का, जिसमें हम कुछ ऑक्सिन्स काम में लेते हैं, जैसे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड है। ये जनरली ऑक्सिन्स काम में लिए जाते हैं रूटिंग के लिए। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है IBA या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इट इज़ द कॉमनली यूज्ड ऑक्सिन है। अब पल्स ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम और उससे हम कैलस फ्री रूटिंग बनाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल रहते हैं, ताकि प्लांट्स आगे चलकर अपने आप को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सके सॉइल में और उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। देन हम देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। टिश्यू कल्चर में हमने प्लांट्स को क्या करा है, बहुत ही लाड प्यार में रखा है। जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट हमने उसको बाहर से प्रोवाइड की है। अगर ह्यूमिडिटी 60 to 70% चाहिए तो हमने ह्यूमिडिफायर लगा दिया। अगर टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें कि प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है तो हमने वहाँ एयर कंडीशनर यूज़ कर लिया। टेम्परेचर लाइट अगर जैसी चाहिए तो लाइट के लिए हमने फ्लोरिसेंट लाइट्स, इनकैंडिसेंट्स बल्ब यूज़ करे। मतलब हर तरह से हमने एक ग्रोथ चैम्बर में वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया है जो उस प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए सूटेबल है। तो इन प्लांट्स को कभी भी कोई भी जर्क नहीं लगा है। जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे लाड प्यार में रखते हैं प्लांट्स को तो वहाँ इम्पेयरमेंट होता है। इन प्लांट्स में कुछ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई आर्टिफिशियल कल्चर कंडीशंस के कारण। तो उसमें क्या हुआ, ये प्लांट्स पहले तो हम कहते हैं कि मिक्सो हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं है क्योंकि हमने बाहर से इनको शुगर सप्लाई किया था, सुक्रोज सप्लाई किया, तो प्लांट्स को अभी ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए हैं। दूसरा, प्लांट्स हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में रहे हैं कल्चर वेसल की, तो प्लांट्स के जो स्टोमेटा है उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो गई है। प्लांट्स में क्यूटिकल भी पुअरली डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। ऐसे प्लांट्स को अगर हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लांट्स मर जाएंगे। इन प्लांट्स की सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन प्लांट्स की हार्डनिंग की जाए और उनको एनवायरनमेंट के रूप में बाहर के एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए हम उनका पर्यानुकूलन और दशानुकूलन करते हैं। इसको हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। हार्डनिंग तो वो चीज़ है जहाँ हम प्लांट को रेसिस्टेंट बनाते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल शॉक्स के प्रति, और एक्लिमेटाइजेशन है प्लांट की कंडीशनिंग करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ नेचर पर। मतलब नेचर के बाहर का टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी में प्लांट को तैयार किया जाता है वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल शॉक से प्लांट को बचाने के लिए उसकी हार्डनिंग करते हैं। प्लांट्स को हम पहले क्या करते हैं कि बहुत बड़ी पॉलीथीन से ढक देते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें छेद करके ह्यूमिडिटी लेवल को कम करते हैं, बाहर की लाइट से एक्सपोज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें हम प्लांट्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वे बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर ले और उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाए, ताकि हमारी मेहनत
कहाँ से प्लांट इनिशिएशन से लेकर और रूटिंग तक की मेहनत बेकार नहीं जाए और नंबर्स ऑफ प्लांट्स को हम फील्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए सक्सेसफुल रहें। तो ये एक स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं हम कि डिफरेंट स्टेजेस माइक्रो प्रोपेगेशन की क्या है। ये हम देख रहे हैं कि हमने सेलेक्ट किया है एक प्लांट जिसका कि ये क्रस सपोटा या चीकू का प्लांट है। इसमें जो फ्रूट की साइज़ बहुत बड़ी है, ये हमने सेलेक्ट किया है इसको। अब हम इसको कहाँ डालते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर, फ्लास्क के अंदर है ये। इसमें अगर प्लस न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लस सुक्रोज है और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। तो सुक्रोज ग्रोथ रेगुलेटर्स और इनके साथ में हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कल्चर इनिशिएट होता है एसेप्टिक कंडीशन के साथ में। यहाँ कुछ ग्रोथ होनी शुरू होती है प्लांट की और उसके बाद में ये स्टेज आती है मल्टीप्लिकेशन की, जहाँ पहले से ज़्यादा शूट्स डेवलप हुए हैं इस वाले फ्लास्क में। जब मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाता है, जब हम 3 फोल्ड 4 फोल्ड या 5 गुना 6 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो और प्लांट्स की जो लेंथ है वो रूटेबल लेंथ हो जाती है, जिसमें रूट्स निकालने में आसानी रहेगी प्लांट को, तब हम उसको कहाँ डालेंगे, रूटिंग के मीडियम पर डाल देते हैं। जब रूटिंग के मीडियम पर डाला, प्लांट्स में से रूट निकल गई है, अब हम उसकी हार्डनिंग करवाते हैं। यहाँ हमने सॉइल राइट में डायरेक्ट रूटिंग कराई है। सॉइल राइट में डायरेक्ट रूटिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम फटाफट ये जो प्लांट्स हैं इसमें रूटिंग अच्छी होती है और ये सॉइल में एस्टेब्लिश होने में आसानी होती है, इनको ईजी होता है। और हार्डनिंग एक्लिमेटाइजेशन के बाद में ये तैयार हो गए हैं नर्सरी में प्लांट्स जाने के लिए और बाद में इसको फील्ड में ग्रो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं डिफरेंट स्टेजेस है माइक्रो प्रोपेगेशन की, जिसमें हमने स्टार्ट किया कहाँ से, इनिशिएशन ऑफ कल्चर से लेकर देन सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट है, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट लिया हमने सबसे पहले, देन इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, रूटिंग, हार्डनिंग, एक्लिमेटाइजेशन, और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।